हेलो एवरीवन। आज मैं यूपीएसआई के एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं जिसको लेकर अभी तक जब से नोटिफिकेशन निकला है जो बच्चे तैयारी अच्छी कर रहे हैं उनकी तो तैयारी अच्छी है, लेकिन जिनका तैयारी नहीं हो पा रहा है किसी एक विषय की वजह से उनका मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं उसमें भी नंबर कम आ रहा है, उस पर पकड़ नहीं बन पा रही है, कहाँ कमी हो रही है ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं। आज मेरा यूपीएसआई को लेकर आज मेरा पहला वीडियो है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं जो रणनीति मैंने फॉलो की और जिस रणनीति को फॉलो करके मैं यूपीएसआई में सेलेक्ट हूं, मूल विधि और संविधान की वो रणनीति और वो किताबें मैं आपसे शेयर करूंगा जिसके बदौलत आपका सिलेक्शन होगा और आप अच्छे नंबर से पास होंगे। और अगर आप अच्छे से और जो बाकी सब्जेक्ट है उनमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 100% आपका रैंक, अच्छे रैंक में आपका नाम होगा। इन्हीं सारी चीजों को लेकर डिस्कस करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये जो सेक्शन है इसका नाम मूल विधि और संविधान रखा गया है। इसमें भी 40 प्रश्न आएंगे और उन 40 प्रश्न में संविधान का वेटेज ज्यादा होता है, ये आप भी जानते हैं। और संविधान को आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप तैयारी करने के दौरान आप लोग जरूर तैयार किए होंगे, लेकिन जब जब मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो सही में आपका दिमाग कैसे खुलेगा। जब वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तब आपको लगेगा कि हाँ ये चीज मैंने क्यों छोड़ दिया, या इस टॉपिक को मैंने इतना अच्छे से पढ़ा लेकिन फिर भी मुझसे ये क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी या फिर कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो बुक या वो कंटेंट आपके साथ नहीं है। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जिससे सही में आपको संविधान में और मूल विधि करने में कॉन्फिडेंस आएगा और आपका नंबर भी बूस्ट होगा। एक चीज और बता दें, यूपीएसआई में 3 सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। ये ऐसे सब्जेक्ट है जो हाई स्कोरिंग है, जिनमें लगभग सबका मतलब जो एवरेज बच्चे हैं वो भी अच्छा इसमें कर जाएंगे। लेकिन जो संविधान, मूल विधि, संविधान और इसमें जीएस भी जो पूछा जाएगा वो भी रहेगा। इस वजह से इस सेक्शन में नंबर आने की थोड़ी सबकी संभावना कम रहती है। फिर भी हम इस मूल विधि संविधान पर डिस्कस कर लेते कि क्या चीज मैंने पढ़ा था और क्या आपके सिलेबस में है, किस चीज को छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके मूल विधि और संविधान में एक चीज आता है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, जो कि आईपीसी के यानी इंडियन पीनल कोड जो आपका था भारतीय दंड संहिता, उसी की जगह पे आईपीसी की जगह पे बीएनएस लागू कर दिया गया है। और जो आपकी सीआरपीसी थी, सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस लागू कर दिया गया है। यानी इन दोनों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इन दोनों पर पढ़ना क्या है इस पर मैं बात कर लेता हूं। बीएनएस और बीएनएसएस में सबसे पहले वो चीज आपको पढ़ना है कि क्या आईपीसी में था, क्या बीएनएस में नया जोड़ा गया है, क्या उसमें खत्म किया गया है, कौन सी सजा में कितना वर्ष बढ़ा दिया गया है, या किस तरह की सजाओं को इंट्रोड्यूस किया गया है। कुछ ऐसे जो पनिशमेंट है जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है इस बीएनएस में, तो उसको जानना जरूरी है। यानी कि सीधे शब्दों में कह सकता हूं जो आईपीसी और बीएनएस का जो ट्रांजिशन पीरियड है इसको जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या चीजें नई जुड़ी, क्या खत्म की गई। ये सबसे यहां से देख लेना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। आपसे बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा, कुछ मैं बता दूंगा जो फेमस फेमस धाराएं हैं जो अक्सर यूज होती हैं, उन सारी धाराओं को हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे, मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा। लेकिन उन धाराओं के अलावा क्या प्राविधान है, कुछ होते हैं कॉमन सेंस वाले धाराएं, वो जो बहुत ही ज्यादा यूज होंगी, और कुछ कॉमन सेंस होते हैं जैसे मजिस्ट्रेट, जैसे सीआरपीसी, जब सीआरपीसी यानी कि सीआरपीसी जिसकी जगह पे बीएनएसएस अब आ गया है। बीएनएसएस में मजिस्ट्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कौन मजिस्ट्रेट कहां बैठता है, कितने साल तक की सजा कौन मजिस्ट्रेट सुना सकता है, ये सब है कॉमन क्वेश्चन। ये आपको जानना बहुत बेहद ही जरूरी है। यही सब आपसे पूछा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कॉमन की बात, कॉमन का मतलब इन द सेंस ये है कि वो सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको जानना जरूरी है। इसके बाद में दोनों में यानी सीआरपीसी और आईपीसी, सीआरपीसी की जगह
बीएनएसएस और आईपीसी की जगह बीएनएस। इन दोनों में क्या क्या चेंजेस हुए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं, इन धाराओं के बारे में मैं आपको एक ही पीडीएफ में चर्चा कर लूंगा, उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। उसके बाद आता है जो कुछ माइनर एक्ट हैं, जैसे कि डीपी एक्ट है, उसके बाद में पास्को है, उसके बाद में सूचना अधिकार आरटीआई है, मानव संरक्षण अधिनियम है। इन सारे अधिनियम में मैं एक एक करके चर्चा कर लेता हूं। जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम है। देखो, ये अब आप यूपीएसआई के लिए कूद चुके हैं, आप ये मान चुके हैं कि मुझे कंधे पर 2 सितारे सजाना है, तो इस चीज से बिल्कुल मत हारिए कि मुझे ये चीज पढ़ना पड़ रहा है। आप पढ़ेंगे तभी आप जानेंगे, और जब आप जानेंगे वही आप आगे चलकर इंप्लीमेंट करेंगे। जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो वही सारी चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी रहेगी क्षेत्र में। तो इसलिए जानना जरूरी है। मैं परीक्षा के पर्सपेक्टिव में बात करूंगा, लेकिन फिर भी आपको ये चीज जानना जरूरी है। और एक चीज बता दे, जो भी आपके सिलेबस में दिया है, जो भी एक्ट दिए गए हैं, जिनका नाम लिख दिया गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम पूछा जाएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम यानी डीपी एक्ट 1961 पूछा जाएगा, तो आपको उसे जानना जरूरी है। मैं ये नहीं सेक्शन वाइज जानो, लेकिन तब भी जानो जैसे उसमें कौन सी कमेटी है, कौन सी कमेटी को हेड करता है, अध्यक्ष कितने कौन है, अध्यक्ष के बाद सदस्य कितने होते हैं, किस चीज पर डिसीजन ले सकते हैं, इसमें अपराध संज्ञेय होते हैं, असंज्ञेय होते हैं, जमानतीय होते हैं। ये सारी चीजें कॉमन क्वेश्चन है, इसको तो जानना ही जानना जरूरी। यही सब आप जाके एग्जाम में सिली मिस्टेक कर देंगे, जिससे आपका नंबर कम हो जाएगा। तो यहां पर जो मैं बता रहा हूं, किसी भी जो आपका माइनर एक्ट में पढ़ा जाएगा, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम आपको पढ़ना है, तो घरेलू हिंसा अधिनियम में जो सेक्शन वाइज है एक बार पढ़ लीजिए। लेकिन उसमें जाने अगर कोई कमेटी है तो कमेटी में अध्यक्ष का क्या एलिजिबिलिटी है, सदस्य है तो कितने सदस्य होंगे, उसके बाद में सदस्यों या अध्यक्ष की क्या शक्ति है, अध्यक्ष किन टॉपिक पे डिसीजन ले सकता है, अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष अध्यक्ष को पद से कब हटाया जा सकता है। ये सारी चीजें इसमें जानना जरूरी है। किसी भी आप अधिनियम को पढ़े, ये जानना आपको बहुत बेहद जरूरी है। अब जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 हो गया, उसके बाद में लैंगिक अपराधों यानी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, यानी आपको पास्को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और पास्को में ही है बाल संरक्षण कमेटी है, सीडब्ल्यूसी है। इन सारी चीजों के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है, चाहे आप एक ऑनलाइन में जाने। मैं इन सबको जो कमेटी है उसमें क्या है, क्या क्या चीजें हैं, वो मैं आपको एक बनाकर पीडीएफ बकायदा डाल दूंगा। और अभी मैं बताऊंगा कि मैंने कितना मोटा नोट्स इन सब चीजों के लिए मैंने तैयार किया था और मैंने कैसे पढ़ा था, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। उसके बाद आरटीआई है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लेना इस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। उसके बाद मोटर वाहन अधिनियम 1988, इसमें भी कुछ सेक्शन है इंपॉर्टेंट जो यूपीएसआई 2021 में पूछ लिया गया था कि किसमें चालान 3 सवारी पे, हेलमेट पे किस सेक्शन के अंतर्गत किया जाता है, ये चीजें पूछी गई थी। उसके बाद मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसको भी जानना बेहद जरूरी है। इसके जो कमेटी होती है, अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जाता है, उसका कार्यकाल कितना होता है। ये सारी चीजें ये समझ लीजिए, आपका टू द पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और ये चीज मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैंने रट के याद किया था, मैंने उन सारी चीजों को मैंने डिस्कस किया था और मैंने कौन सा सेट लगाया था, जो सेट मेरे लिए रामबाण साबित हुआ था, जिससे मेरा अच्छा स्कोर आ गया था। उसके बाद में और एक इसके बाद नया आ जाता है आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए 1980, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसको मैं बैकग्राउंड से बताऊंगा, इस अधिनियम को मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, तो आप देखना कि सही में क्या चीजें आपसे छूट रही थी और क्या चीजें आप ऐड कर सकते थे और कहां से क्वेश्चन बना, इस वजह से आप एनएसए से संबंधित क्वेश्चन आप नहीं कर पाए थे। उसके बाद आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। देखिए जो ये अधिनियम है, इसमें भी वही चीज मैं बता रहा हूं कि कमेटी और कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन में दंड है, यानी कौन सा सेक्शन पनिशेबल है। एक सेक्शन में डिफिनीशन दिया रहेगा लेकिन उसमें उसका दंड नहीं दिया, डिफिनीशन किसी सेक्शन में और दंड यानी पनिशमेंट उसका किसी दूसरे सेक्शन में दिया रहता है। तो ये जानना आपको जरूरी है कि किस सेक्शन में दंड है। उसके बाद SC/ST एक्ट 1989, अब इसमें SC/ST पढ़ेंगे तो SC/ST आपको कमीशन भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी पिछले साल प्रश्न बना था।
और आईटी एक्ट यानी सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट अधिनियम 2000, इसको पढ़ना है। और इसमें क्या संशोधन हुआ उसको भी मैं बताऊंगा, कौन से नई चीजें जुड़ गई हैं। उसके बाद आयकर अधिनियम 1961, भाई इसको भी पढ़ लेना, कुछ चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, मैं बता दूंगा क्या क्या चीजें हैं। आयकर अधिनियम बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी इसमें से जो चीजें हैं उसको मैं पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। भूमि सुधार एवं भू राजस्व संबंधी प्रावधान, ये जो लैंड और रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी है, इसमें भी लार एक्ट है, एलडबल एक्ट है, इसमें क्या डिफरेंस था, क्यों बदला गया, 2013 में क्यों संशोधन किया गया, ये सारी चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जनहित याचिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीआईएल। पीआईएल को बैकग्राउंड यानी उसका इतिहास से लेकर और आज वर्तमान तक में क्या क्या फायदा हुआ, पीआईएल से कौन कौन से केस सुलझे, पीआईएल से कौन कौन से उसमें सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केस दायर हुए, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भाई जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, मैंने जिन डिसीजन को मैंने पढ़ा है, मैंने समथिंग 50 या 55 डिसीजन मैंने पढ़ा था और उसको टू द पॉइंट मैंने नोट कर लिया था, वो नोट अभी भी मेरे पास है, मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस, ये मेरा नोट्स है, इससे मैंने जो भी चीजें मूल विधि के बारे में मैंने पढ़ा और जो सारी चीजें मैंने आपके बारे में आपके साथ डिस्कस कर ली है। ये 50-60 पन्ने का नोट्स है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, लेकिन एक चीजें होती हैं कि जब आप क्वेश्चन भी करते जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, क्या चीजें आ रही हैं और क्या पूछी जा सकती है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो ये नोट्स मेरा 50-60 पन्ने का मैंने जो मूल विधि का मैंने बनाया था। और जो मुझे सबसे ज्यादा मेरा ये मान के चलिए उसमें संविधान में जो मेरा सबसे ज्यादा दिमाग खोला था वो प्रैक्टिस बुक ये थी। अब मैं किसी भी जिस संस्थान का ये मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मान लीजिए मैंने इसमें देखिए 151 सेट है, 151 सेट में मैंने मात्र 30 से 40 सेट में किया हूं। इसकी सबसे अच्छी बात, इसकी किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआत में सारी चीजें आपको पॉइंट वाइज सारी चीजें सिखा दी गई हैं, सबसे सारी चीजें लिख के बता दी गई हैं, संविधान के बारे में, छोटे छोटे जो एक्ट है उनके बारे में, उसके बाद में क्या क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस और बाकी सब चीजें कैसे कैसे क्या है, पुलिस अधिनियम के बारे में बता दिया है, भारतीय संविधान के बारे में कुछ जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये सारी चीजें इसमें बता दी गई हैं, न्यायपालिका, लोकसभा और संयुक्त अधिवेशन, सब चीजें इसमें बता दी गई। मतलब आप एक बार अगर पढ़े होंगे, आप एक बार नोट्स आपका संविधान का तैयार होगा तो सारी चीजें इसमें एक बार में आप सरसरी निगाह से पढ़ ले जाएंगे। उसके बाद मुझे एक चीज का सबसे ज्यादा अच्छा इसमें लगा कि ये देखिए, यहां से ये देखिए सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 001 और टेस्ट सीरीज, इसमें देखिए इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, यानी कि मूल विधि और संविधान मिलाकर कुल 30 प्रश्न दिए गए हैं। लेकिन 30 प्रश्न में संविधान के इतने अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, मैं बता रहा हूं, जब एक बार आप करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। और इस किताब सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें OMR भी दे दिया गया है नीचे, तो यानी यहाँ प्रश्न करिए, पढ़िए और यहाँ OMR भर लीजिए। और चूंकि इस बार परीक्षा ऑफलाइन है तो ये आपको फायदा यहाँ पे देगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अलग से कहीं से भरने की जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस बुक मुझे बहुत अच्छी लगी और इसके जो प्रश्न है सही में संविधान के आप एक बार करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सच में कितने अच्छे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। रही बात, अभी आप इस बुक को पहले नंबर मार्केट में जाइएगा, देखिएगा कि ये नई बुक है जिसमें इसमें देखिए इसमें संविधान के साथ सारे अच्छे प्रश्न हैं, लेकिन इसमें जो बीएनएस के और बीएनएसएस के जो प्रश्न दिए गए हैं वो नहीं दिए गए हैं, इसमें आईपीसी सीआरपीसी के प्रश्न दिए गए हैं। तो आप मार्केट में जाइएगा तो इस किताब को अगर आपको लेना होगा तो आप जाइएगा तो ये चीज जरूर देख लीजिएगा कि उसमें बीएनएस के सवाल दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। नहीं तो मैं इसमें से संविधान के और जो इसमें आईपीसी सवाल दिए गए उस पर उसकी जगह पे मैं बीएनएस का सवाल डाल के मैं आपसे 30 क्वेश्चन कराऊंगा और मैं इस चीज का गारंटी देता हूं कि आपका स्कोर सच में बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप जब एक बार इसके प्रश्न करेंगे और ओएमआर के साथ करेंगे तब देखिए कितना अच्छा स्कोर आपका आएगा। चलिए इन्हीं सारी बातों को लेकर आज समाप्त किया जाता है। इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।